हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्यागी आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभिषेक त्यागी में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एचएसएससी सीईटी की एग्ज़ाम डेट्स हैं जो आ चुकी हैं और हमारे पास सिर्फ 10 दिन का टाइम है अपनी तैयारी को थोड़ा बूस्ट करने के लिए। जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करने के लिए, और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करें। तो इसीलिए हम अपने मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कराऊंगा। सबसे पहले हम एच एस एस सी सी ई टी ग्रुप 57 क्वेश्चन पेपर 18 अगस्त 2024 को जो हुआ था, इसके जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं मैं आपको वो प्रैक्टिस कराऊंगा सबसे पहले। तो वो मैं आपको मतलब एक आश्वासन दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाएंगे ना, ये अगर आपको आते होंगे तो आपको सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है जो इस बार भी एच एस एस सी सी ई टी में देखने को मिलेंगे, और पक्का ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपका एग्ज़ाम क्रैक करने में। तो चलिए हम बिना कुछ ज़्यादा देर किए, बिना ज़्यादा बात किए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। मोहिंदर जो है एक खेत को 6 दिन में जोतता है। मोहिंदर प्लोज अ फील्ड इन 6 days। राम प्लोज अ द सेम फील्ड इन 12 days। हाउ लॉन्ग बोथ ऑफ देम टेक टू प्लो द सेम फील्ड वर्किंग टुगेदर। मतलब मोहिंदर 6 दिन में जोतता है, राम 12 दिन में जोतता है। तो अगर वो दोनों मिलके काम करें तो कितने दिन में खेत को जोत देंगे। ये क्वेश्चन जो है ना, ये पेट क्वेश्चंस हैं हमारे, जो मतलब सिमिलर क्वेश्चन ही हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, चाहे वो एच एस एस सी हो, चाहे एस एस सी हो, चाहे किसी और स्टेट के, हरियाणा, यूपी, पंजाब या राजस्थान का कोई एग्जाम हो, सेम क्वेश्चंस ही पूछे जा रहे हैं हर जगह। तो हम इन सब को अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे। आप देखिए, एक बार ट्राई करिए ये क्वेश्चन आपसे होता है क्या। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको ये क्वेश्चन करना कैसे है। इसमें लिखा हुआ है जो मोहिंदर है, मोहिंदर, एक मिनट, अब मैं पहले पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमने पेन सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, मोहिंदर करता है कितने दिन में। सॉरी, नीचे लिखिए हम यहाँ पे, ये मोहिंदर खेत को 6 दिन में जोत सकता है, राम 12 दिन में। हम दोनों का एलसीएम लेंगे 12। ये जो 12 होता है ये हमारा टोटल वर्क है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। ये जो है हमारी ये एफिशिएंसी लिखी हुई है, ये है हमारा टोटल वर्क। तो अब जब ये दोनों मिलके साथ काम करेंगे तो हमारी टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी 2 और 1 3। तो टोटल काम कितना था 12, और दोनों एक दिन में कर सकते हैं, टोटल मिलके 3, तो 12/3 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 दिन। इसका मतलब दोनों मिलके जब काम करेंगे तो 4 दिन में काम को खत्म कर देंगे। हमारा पहला ऑप्शन ठीक है। हमने क्या किया, एक 6 दिन में कर सकता था, एक 12 दिन में कर सकता था, दोनों का एलसीएम लिया तो 12 टोटल वर्क मान लिया। 6 दूनी 12, एक की एफिशिएंसी हो गई 2, 12 के 12, राम की एफिशिएंसी हो गई 1, दोनों की एफिशिएंसी का टोटल हो गया 3। टोटल काम था हमारे पास 12, 12 को टोटल एफिशिएंसी 3 से डिवाइड किया तो 4 दिन आ गया। दोनों मिलके कर सकते हैं 4 डेज में हमारा काम। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फटाफट करेंगे हम इस सीरीज को ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएँ इस जो छोटा सा जो टाइम पीरियड मिला है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन 375 मीटर लॉन्ग टेक्स 30 seconds टू क्रॉस अ पोल, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। ये देखो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, एक ट्रेन है जो 375 मीटर लंबी है और वो 30 सेकंड में एक पोल को क्रॉस करती है, तो उसकी स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में।
इस क्वेश्चन में क्या देखो, स्पीड हमें बतानी है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह हो जाएगा हमारा ट्रेन की लेंथ, क्योंकि जब पोल को क्रॉस करेगी ना तो वो अपनी लेंथ के बराबर ही डिस्टेंस चलेगी। तो उसकी लेंथ हमें दी हुई है 375 बटे में टाइम 30 सेकेंड्स। लेकिन जब हम निकालेंगे ना तो ये आएगा मीटर पर सेकंड में हमारा, लेकिन हमसे पूछा क्या है यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 18/5 से गुणा कर देंगे। मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 6 तिये 18, 6 पंजे 30, ये 5 पंजे 25 हो गया नीचे, और 25 से काटेंगे तो 25 एकम 25, 12, 25 पंजे 125। तो ये कट गया हमारा 15 पे, 15 दिया, अब 45 आ गया हमारा आंसर, 45 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है ये हमारा ठीक है। अगर आपको लगे कि मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ तो आप प्लीज़ वीडियो पॉज करके या इसको थोड़ा स्लोमो में देख सकते हैं, मतलब स्पीड थोड़ा कम करके वीडियो की। लेकिन अभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा। आप वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को खुद सोल्व करके देखिए आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा, और फिर तरीका देखिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग का। हमको एक सीरीज दी हुई है, ये देखो 20, 19, 17, फिर क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह हमको बताना क्या आएगा, 10 और 5। सीरीज देखो, यहाँ 20 से 1 माइनस किया 19, 19 से 2 माइनस किए 17, तो 17 में से अब क्या करेंगे, 3 माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 14। फिर 14 में से यहाँ पे आगे देखो 4 माइनस किए हैं 10 आ गया, फिर 5 माइनस किया है तो 5 आ गया। पूरी सीरीज ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 14 आएगा। 14 है हमारा सी ऑप्शन, तो हमारा सी ऑप्शन ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द लेटर ऑफ द वर्ड बोम्बार्डमेंट आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अगर बोम्बार्डमेंट जो लेटर जो वर्ड है इसके लेटर्स को हम अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब जैसे वो ABCDE अल्फाबेट्स में होते हैं, तो देन हाउ मैनी लेटर्स विल रिमेन इन द सेम पोजीशन, तो सेम पोजीशन पे कितने लेटर रहेंगे हमें ये देखना है। हम फटाफट एक बार इसको लिख लेते हैं, BOMBARDMENT, बोम्बार्डमेंट। अब देखो इसमें सबसे पहले अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करें तो इसको सबसे पहले हम ए आएगा, यहाँ से इसको काट देते हैं, यहाँ लिख देते हैं इसके नीचे, पहले वो इसके नीचे ही लिखना ताकि आपको आसानी रहेगी कि किसकी पोजीशन सेम रही है ये पता करने में। ए के बाद हमारा इसमें देखो बी है, बी 2 बार है तो 2 बार लिख दो, इसके नीचे भी बी आ जाएगा, इसके नीचे भी बी आ जाएगा। उसके बाद सी नहीं है, डी है, डी को यहाँ से हटा दो, पता लगता रहेगा हमने जिनको काट रहे हैं, इसका मतलब ये नीचे लिख दिया हमने, डी लिख दिया है। डी के बाद अब ई लिखो, आगे ई लिख दिया है। ई के बाद देखो अब है एम, एम 2 बार है, 2 बार एम, काट दो दोनों जगह से इसको, एम एम। फिर है हमारा एन, एन लिखो यहाँ। इसके बाद है ओ, ओ लिखो यहाँ। अब इसके बाद आर, फिर लास्ट में टी। तो अगर आप इनमें देखोगे जो हमारी पोजीशन सेम रही है ना, वो सिर्फ एक टी ऐसा है जो अपनी पोजीशन पे ही रहा है, पहले भी लास्ट में था अभी भी लास्ट में, बाकी सबकी पोजीशन चेंज हुई है। कोई देखो मैच नहीं हो रहा है, यहाँ ऊपर बी था नीचे ए आ गया, ओ की जगह बी आ गया, एम की जगह बी आ गया, ऐसे ही सारे वर्ड्स चेंज हो गए हैं जो लेटर्स हैं, लेकिन टी वहीं का वहीं है, लास्ट में था अभी भी लास्ट में है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक, सिर्फ एक लेटर होगा जिसकी पोजीशन सेम रही है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम टावर ऑफ हाइट 150 मीटर इज 30 डिग्री, कि 150 मीटर का एक टावर दिया हुआ है और एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है कि 30 डिग्री है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है, ये ऐसे, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है।
30 डिग्री। अभी हमसे पूछ रहा है द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम टावर इज। तो टावर से जो ऑब्जेक्ट है इसका डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस बताना है हमको। इसकी हाइट हमें दी हुई है कितनी, 150 मीटर। ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा हमारा। अब ये देखो इसके सामने परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है और बेस, ये बेस है, इसको मान लेते हैं हम x। तो जो परपेंडिकुलर और जब बेस दिए होते हैं ना तो ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज करते हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा की जगह हमें दिया हुआ है यहाँ पे 30 डिग्री, परपेंडिकुलर की जगह दिया हुआ है 150 और बी बेस x ये हमें निकालना है कि वो कितनी दूरी पे है। टेन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3 इज इक्वल टू 150/x। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 150√3। तो x की वैल्यू हमारी आ गई है ये। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है यहाँ पे, ये रहा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं फास्ट करा रहा हूँ तो आप इसको थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं अभी। नेक्स्ट पे चलते हैं हम क्वेश्चन पे अपने पे। ये फिर हमारा सीरीज का क्वेश्चन आ गया है दोबारा से। अब ये देखो यहाँ पे b से +1 हुआ c से फिर प्लस c के बाद d आना चाहिए था लेकिन d छोड़ दिया तो e आ गया। अब है ना, इसको भी देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना तो इनको हम नंबर्स लिख के भी कर सकते हैं। देखो b आता है 2 नंबर पे, c आता है 3 नंबर पे, e आता है 5 पे, फिर h कितने पे आता है 8 पे, l 12 पे। ये देखो अभी यहाँ पे एक सीरीज दिखेगी आपको, 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8 और 4 12, ये है 17 पे हमारा, 12 और 5 17 और ये है 6, 17 + 6 23। मतलब जो 23 नंबर का लेटर है ना वो हमारा यहाँ आएगा। 23 नंबर पे क्या होता है, 23 नंबर पे होता है हमारा W। तो यहाँ W आ गया। अब ऊपर का चेक करोगे ऐसे ही, V से U, U से S। अगर आप इनके भी लेटर्स के नंबर लिखते जाओगे ना कि किस किस नंबर पे ये लेटर आ रहे हैं तो आप ऊपर देखोगे यहाँ पे भी एक सीरीज फॉलो हो रही है। जैसे इधर से स्टार्ट करते हैं G से, ये सीरीज है ना उल्टी चल रही है एक्चुअली, ऐसे है ये ऐसे, इसमें डिक्रीजिंग है, ये थी इंक्रीजिंग। तो इसको अगर लिखोगे आप तो ये देखो हमारा, ये है हमारा 22 नंबर, ये है हमारा 21 नंबर U, ये है हमारा 19 नंबर, ये है हमारा 16 नंबर, ये है हमारा 12 नंबर, ये हमारा 7 नंबर। अब देखो इसको ऐसे ही अगर तुम चलो, यहाँ पे 22 से 1 कम हुआ 21, 21 से 2 19, 19 से 3 16, 16 से 4 12, 12 से 5 कम हुए 7, 7 से अब 6 कम होंगे, 6 कम होंगे तो 1 नंबर का लेटर मतलब जो होगा वो यहाँ आएगा। और 1 नंबर पे क्या आता है A, तो WA हमारा सही आंसर होगा जो C पे दिया हुआ है। इस तरीके से आप लेटर्स के नंबर लिख के कर सकते हैं इस क्वेश्चन को जल्दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ए सीरीज हैज बीन गिवन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर मिसिंग टर्म टू कंप्लीट द सीरीज। ये भी सेम सीरीज का क्वेश्चन है, एक बार इसको आप ट्राई करके देखो। देखो इसमें भी अगर आप नंबर देखेंगे ना, ये देखो K कितने पे आता है 11, I कितने पे आता है 9, G 7, E 5। ये देखो यहाँ पे सीरीज है, 11 से 2 कम हुआ 9, 9 से 2 कम हुआ 7, 7 से 2 कम हुआ 5, 5 से फिर 2 कम होगा तो हमारा आ जाएगा 3 नंबर का लेटर C। मतलब सबसे पहले आएगा C, फिर उसके बाद अगला देखते हैं क्या आएगा। देखो M है, M के बाद आ रहा है P, M के बाद
पी, पी के बाद एस, एस के बाद वी। अब ये देखो यहाँ पे भी ना एक सीरीज बनती दिखेगी आपको, कैसे, ये देखो ये है हमारा 13 नंबर का लेटर एम, ठीक है। उसके बाद है ये 16 नंबर का लेटर पी, फिर उसके बाद है 19 नंबर का लेटर, यहाँ पे 3-3 का गैप दिख रहा है आपको। वी है हमारा 22 नंबर का लेटर, तो इसके बाद आएगा हमारा 22 और 3 25 नंबर का लेटर आएगा यहाँ पे, जो 25वें नंबर पे आता है। 25वें नंबर पे क्या आता है, वाई, तो हमने वाई लिख दिया। तो दो आ गए हमारे, पहले दो लेटर हमको पता लग गए। इससे आगे देखो इसकी भी एक सीरीज बन रही है, 5 और 3 8, 8 और 3 11 और 3 14 और 3 यहाँ पे आना चाहिए 17। तो इसका मतलब CY17 हमारा सही आंसर होगा, डी, डी ऑप्शन हमारा ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो इसमें दिया हुआ है कि 3 वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम की, वो दी हुई हैं हमको, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो 4th वर्टेक्स बतानी है। इसमें क्या होगा, देखो एक जब भी पैरेललोग्राम होता है ना, कोई भी पैरेललोग्राम की एक जो प्रॉपर्टी हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे वो ये है कि जो पैरेललोग्राम की डायगोनल्स होती है ना, वो मिड पॉइंट पे काटती हैं एक दूसरे को। ये डायगोनल भाई थोड़ी मतलब ड्राइंग पे मत जाना, समझ लेना। ये देखो ये मतलब ये मान लेते हैं हम, ये मिड पॉइंट है डायगोनल्स का, और हमको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ये 1 3, फिर ये दिया हुआ है 2 0, फिर ये दिया हुआ है 5 1। उसके बाद ये कोऑर्डिनेट हमको बताने हैं 4th वर्टेक्स के, ये बताने हैं। तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले ये मिड पॉइंट निकालेंगे, ये इसके क्या कोऑर्डिनेट होंगे। मिड पॉइंट के लिए क्या करेंगे हम, इस डायगोनल का मिड पॉइंट है तो इस डायगोनल के हिसाब से निकाल लेंगे। अब हमारा मिड पॉइंट का देखो फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइड में, मिड पॉइंट का फॉर्मूला, मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट निकलेंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब यहाँ पे x1 x2 क्या होते हैं, जो अगर ये लाइन है और इसका ये मिड पॉइंट है तो ये हो गए x1 y1, और ये हो गए हमारे x2 और y2, ठीक है। अब अगर ये कोऑर्डिनेट निकालने हमको तो क्या करेंगे हम, x1 प्लस x2 मतलब 5 और 1 6, और उसके बटे में 2 करेंगे, 6 बटे 2 3। इसका मतलब जो x कोऑर्डिनेट होगा उसकी वैल्यू आ गई हमारी 3, और ऐसी y कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया हुआ है 3 और यहाँ दिया हुआ है 1, दोनों को प्लस किया तो 3 और 1 4, 4 बटे 2 किया तो 2, तो ये आ गया हमारा 3,2, ये कोऑर्डिनेट की वैल्यू। अब ये जब इनका मिड पॉइंट है तो इस डायगोनल का भी मिड पॉइंट है, अगर ये इस डायगोनल का भी मिड पॉइंट है तो अगर हम यहाँ माने कि ये a, b थे वर्टेक्स, तो यहाँ भी सेम फॉर्मूला लगेगा। इसका मतलब क्या होगा, a प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो a प्लस 2 इक्वल टू 6, और a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी 4, a की वैल्यू आ गई 4। ऐसी जब इसमें लगाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला y कोऑर्डिनेट पे, तो b प्लस 0, तो हमारा b प्लस 0 अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट क्या है 2 2, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 4। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट आए ना a और b की वैल्यू, ये आ गई है 4,4, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, 4,4। तो इस तरीके से पैरेललोग्राम में इसमें हम इस क्वेश्चन में हमको दो चीज़ें जो हमने यूज़ की हैं, वो एक तो मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, वो कोऑर्डिनेट्स, ये देखो जो हमने माने इसके कोऑर्डिनेट माने x1 y1, ये x2 y2 हैं, तो फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, और वो इस मिड पॉइंट के आ जाएंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स। इसके पता लग गए तो इसका भी मिड पॉइंट है ये, तो सेम फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे। इसको ए बी मान के अगर ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया तो a प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल टू 3 आया, यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली, और ऐसे b प्लस 0 अपॉन 2 इक्वल टू 2 आया, यहाँ से भी b की वैल्यू निकाल ली। तो a और b के हमारे कोऑर्डिनेट पता लग गए, 4,4 होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ए मैन वर टू सेल हिज हैंड कार्ड फॉर 720 ही वुड लॉस 25%। देखो अगर कोई 720 में बेचता है तो उसको 25% का नुकसान है। अगर 25% का नुकसान है तो मतलब उसको मिल कितना रहा है, 75% मिल रहा है, क्योंकि 25% का तो नुकसान है तो उसको 75% मिल रहा है। तो इसका मतलब जो 720 है ना वो 75% की वैल्यू है, तो 720 बटे 75 कर दिया। अब गुना, इसने आगे बोलना हमको व्हाट मस्ट बी द सेलिंग प्राइस इफ वी वर टू गेन 25%। अगर उसको 25% कमाना है तो इसका मतलब 100 की जगह उसको 125 में बेचना पड़ेगा, तो हमको 125% की वैल्यू निकालनी है, तो गुना 125 कर देंगे। 125 से गुना किया तो 25 दिया 75, 25 पंजे 125, 3 से यहाँ पे किया 3 दूनी 6, 3 चौके 12, ये 240 आ गया, और ये 0, 24 पंजे 120, तो ये आ गया हमारा 1269 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा जब उसको 25% का प्रॉफिट होगा। ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर इसकी जगह हमसे पूछ लेता कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, तो यहाँ 125 की जगह हम 100 की वैल्यू निकाल देते। तो अगर हम 100 की वैल्यू निकालते तो हमें पता लग जाता कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना था। तो हम ये हो जाता हमारा 720 बटे 75 गुना 100। हमने 125 इसलिए किया क्योंकि उसने कहा कि 25% प्रॉफिट कमाना है उसको, तो 100 से मतलब 125 पे बेचना है, इसलिए हमने 125 से गुना किया यहाँ पे। अगर आपको ये समझ नहीं आया थोड़ा सा और मतलब इसको बता देता हूँ कैसे किया है, टाइम तो हमारे पास अभी कम ही है। देखो अगर किसी चीज़ का 100 था सीपी और ये कह रहा है कि उसको 75 में बेच रहा है, ये 75 में बेच रहा है 25% लॉस पे, 25% लॉस पे मतलब 25 के लॉस पे, तो इस 75 की हमको वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 720 रुपये, और आगे पूछा हुआ कि उसको 25% प्रॉफिट पे बेचना है, इसका मतलब उसको 100 का लाया तो वो 125 को बेचना है। तो अगर हमारे पास 75 की वैल्यू है तो 125 की निकालनी थी, 75 की वैल्यू दी हुई थी 720, 125 की निकालनी है, तो 720 बटे 75 गुना 125 कर दिया, तो यह आ गया हमारा 1269। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ए सर्टेन कोड रेन को ऐसे लिख सकते हैं, मोर को ऐसे लिखते हैं, हाउ इज रिमेन, रिमेन को कैसे लिखेंगे ये बताना है। अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल कोई दिमाग नहीं लगाना है। रेन, रेन का लिखा क्या है, $8% और 6। ऐसे ही मोर का क्या लिखा है इन्होंने, मोर का लिखा है 7 #8 ये चीज लिखी हुई है। अब देखो आर के लिए 8 लिखा हुआ है, ए के लिए $, आई के लिए %, एन के लिए 6, ऐसे हमारे लिए ना सिंबल हो गए हैं अब ये। तो ऐसे ही हम रिमेन का पूछा है, इसने रिमेन का क्या लिखेंगे। अब फटाफट जो आर की जगह क्या लिख सकते हैं हम 8, ई की जगह यहाँ से देखो @ एम की जगह 7, ए की जगह $, आई की जगह % और एन की जगह 6, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा 8 @ वाला। इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन ठीक है। ये रहा, फटाफट करने हैं ऐसे क्वेश्चन, इनमें बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है अपना, ताकि यहाँ से टाइम बचा के जिन क्वेश्चन में टाइम लगना है थोड़ा वहाँ लगा सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पिक द ओड वन आउट। अब ये ओड वन आउट है, 4 वर्ड है, जस्ट, फेयर, इक्विटेबल और बायस्ड। अब इनका मीनिंग हमको पता होना चाहिए। देखो जस्ट, फेयर और इक्विटेबल है ना, जो इनका मतलब होता है निष्पक्ष, और बायस्ड का मतलब होता है किसी एक का पक्ष, मतलब जो निष्पक्ष नहीं है। तो इसमें सबसे अलग जो वर्ड है वो हमारा है बायस्ड, तो यही है ओड वन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये पूछा हुआ है हमको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है और इसका पूछा है डिस्क्रिमिनेंट। अब देखो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारी जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना वो होती है ax² + bx + c = 0, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना d अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट हम लिखें तो d = क्या होता है, b² - 4ac, ये होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। लेकिन हमें इक्वेशन दी क्या हुई है, 2x², ये यहाँ पे -6x - 3 = 0 ये दी हुई है। अब देखो यहाँ इन दोनों को कंपेयर करो, यहाँ a की वैल्यू हमारे हिसाब से 2 हो गई, इन दोनों a की जगह 2 लिखा हुआ है, यहाँ b की जगह लिखा हुआ है -6, तो ये ऐसे कर लेते हैं ताकि पता लग जाए b और 6 का, तो ये हमारा -6 लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे +b था
और यहाँ है -6, तो सी की जगह है -3, सी की जगह है -3। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, हमारी डिस्क्रिमिनेंट पता लग जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। अब b की जगह हमें पुट करना है -6, -6 का स्क्वायर -4, a की जगह हमको दिया हुआ है 2 और c की जगह -3। तो इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा हमारा 36, और ये माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 किया 24, तो 36 और 24 हो गया हमारा 60। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 60। तो इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं सारे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये रीजनिंग का है, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। डायरेक्शन के क्वेश्चन में अब क्या किया हुआ है, ये देखो अगर आपको दिख रहा है डायरेक्शन का क्वेश्चन, कुणाल वॉक्स 10 किलोमीटर, इसने दिया हुआ है कि कुणाल जो है 10 मीटर वॉक करता है। कुणाल 10 किलोमीटर वॉक करता है टुवर्ड्स नॉर्थ। भाई ये बीच बीच में ना थोड़ा पेन गायब हो जाता है, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। 1 मिनट में आपको बताता हूँ। हम ऐसे ना डायरेक्शन का चार्ट बना लेते हैं, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इसने बोला कुणाल 10 किलोमीटर जाता है इस डायरेक्शन में, नॉर्थ में गया है, मान लो यहाँ पहुंच गया वो 10 किलोमीटर वो चला गया इधर। अब वो अगर 10 किलोमीटर चला गया तो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है वो। फिर इसने बोला ही वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, 6 किलोमीटर वो मतलब साउथ की तरफ मूव करता है, मतलब वापस मुड़ गया यहाँ से बंदा, और ये 6 किलोमीटर वापस मूव कर गया यहाँ पे, 6 किलोमीटर वापस आ गया। तो अब ये इसका मतलब यहाँ से कितना दूर बचा, 4 किलोमीटर। और इसने बोला अब आगे देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ यहाँ से मुड़ गया वो ईस्ट की तरफ, और कितना चलता है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलता है। अब इसने बोला है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। जो स्टार्टिंग पॉइंट था, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था, यहाँ से चला था वो बंदा, तो यहाँ से चल गया वो किस डायरेक्शन में है और कितनी दूर है। तो एक तो हमको ये उसकी दूरी बतानी है, ये दूरी, ये वाली ये दूरी बतानी है, और किस डायरेक्शन में। डायरेक्शन देखो यहाँ सबसे पहले, डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ और ईस्ट के यहाँ पे बीच में, मतलब नॉर्थ ईस्ट में है बंदा। अब यहाँ पे देखो नॉर्थ ईस्ट है ना, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन है ना यही सही होएगा। बाकी हम निकाल के भी देखेंगे ना। अब देखो इसमें अगर हमको निकालना है ये डिस्टेंस, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बन गया, और ये ट्रिपलेट है 3 4, तो ये आएगा 5। इसका मतलब 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में है बंदा, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वही सही है। ये खाली हम अगर डायरेक्शन निकाल सकते हैं ना, तो भी ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा सोल्व। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट। ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 4 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट, इट विल अमाउंट टू 8 times itself at the same 8 times itself at the same rate of interest is, मतलब वो कितने दिन में 8 गुना हो जाएगा अगर वो डबल होता है 4 साल में। अब देखो सबसे पहले मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का बताता हूँ, ये चीज़ याद रखने की है, और बहुत मतलब इजी है, और बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। देखो जैसे इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि कोई सम 1 से क्या होता है 2, कितने साल में 4। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है ना, मल्टीप्लिकेशन में चलता है कि 1 से 2 हुआ तो 2 से होएगा 4, फिर 4 से होगा 8, ये हर इतने साल में, जैसे 1 से 2 4 साल में, फिर 2 से 4 अगले 4 साल में, फिर 4 से 8 अगले 4 साल में। तो अब 8 करना था हमको, यही पूछा हुआ था कि 8 टाइम्स कितने दिन में होएगा। तो अब ये साल जोड़ दो नीचे नीचे, कितने हो गए 4 + 4 + 4, ये हो जाएगा हमारा 12 साल। इसका मतलब उसको टोटल 12 साल लगेंगे 8 गुना होने में, तो हमारा ऑप्शन बी ठीक होगा यहाँ पे। कंपाउंड इंटरेस्ट का है ना, ये सेम क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार एग्जाम्स में, सभी एग्जाम्स में आ रहा है ये क्वेश्चन अभी, तो ये आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में आगे भी। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है, ऐसे सिंपल इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन आता है कि अगर कोई सम 1 से दुगना हो गया, फिर 2 गुने से 3, मतलब 5 गुना कितने दिन में होगा। अब जैसे मान लो कोई सम है ना 100 से
हम ऐसा मान लेते हैं कि दुगना हो गया 200 और वो हो गया 10 साल में। फिर हमसे पूछ लेगा कि 100 से वो 5 गुना कितने दिन में होगा, मतलब 500 सिंपल इंटरेस्ट पे। ये बता रहा हूँ मैं आपको। देखो ये था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, और ये कंसेप्ट है यहाँ पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट का। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट पे क्या होता है ना, 100 से 200 हुआ वो, मतलब उसको 100 मिले 10 साल में, 10 साल में 100 मिले, तो एक साल में कितना मिला उसको, 10 साल में 100 मिले तो एक साल में मिला उसको 10। ठीक है, अब हमें एक्चुअल में चाहिए कितना, 100 से उसको होना है 500। ठीक है, 100 से 500 होना है तो 100 में कितने और चाहिए, 400 और चाहिए। तो अब उसको अगर 400 और चाहिए तो वो 400 उसको कितने साल में मिलेंगे ये पता करना है। अब देखो 10 एक साल में मिलते थे 10, तो 400 मिलेंगे कितने, 400 बटे 10 कर दो, सीधा सीधा ये कट गया। इसका मतलब हमको 40 साल लगेंगे उस सम को। 100 से अगर 500 होना है ना, तो 5 गुना होना है अपना, तो उसको 40 साल लगेंगे इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ये मैंने आपको एक ऐसी एग्जांपल लेके बताया, कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको करके देखना, हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली आपसे वो क्वेश्चन अगर इस तरीके से करोगे तो। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। Tickets numbered from 1 to 25 are mixed up together and a ticket is drawn at random. What is the probability that the ticket drawn contains a प्राइम नंबर। इसने बोला कि 1 से 25 तक नंबर वाली टिकट है, वो एक साथ मिक्स कर दी, एक टिकट निकाल ली, तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो देखो प्रोबेबिलिटी होती क्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये क्या हो गया, ये देखो ये होता है हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। अब प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला लिखा, अब यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है, इसने हमको बोला है कि फेवरेबल क्या है, कि प्राइम नंबर होना चाहिए। अब प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 से 25 तक लिख लो तुम, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, ये हो गए। ये गिन लो कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसका मतलब जो हमारे फेवरेबल आउटकम है ना, वो है 9। 9 आउटकम हमारे फेवरेबल है, अपॉन में टोटल आउटकम कितने हैं, 25। तो ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी 9/25। ये रहा ऑप्शन सी, ये हमारा सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देख के ना घबराना नहीं है कि जिनमें पावर लिखी हुई है कि डर गए इनसे, ऐसा कुछ नहीं है, ये आसानी है क्वेश्चन बहुत। अब देखो इसको कैसे करना है मैं बताता हूँ। 4 की पावर n सॉरी माइनस 4 की पावर n-1 इज इक्वल टू 48 दिया हुआ है हमको। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, देखो सबसे पहले एक छोटा कंसेप्ट बताता हूँ। अगर हमारे पास है ना, देखो मान लो कभी भी बेस सेम दिया है, बेस का मतलब 4 की पावर 2, और ऐसे दे दिया कि गुना 4 की पावर 3। अगर यहाँ पे बेस सेम है, देखो 4 और गुना में है मतलब मल्टीप्लाई में है, तो पावर हमेशा प्लस हो जाती है, तो 4 की पावर 5 हो जाएगा इसका आंसर। और अगर हमको दे दिया डिवाइड में ऐसे कि 4 की पावर 3 बटे 4 की पावर 2, तो हमेशा क्या होता है, पावर माइनस होती है ऊपर जाके अगर बेस सेम है, तो मतलब 4 की पावर 3-2 हो जाएगा ये, मतलब 4 की पावर 1 हो जाएगा ये। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट इसमें यूज करेंगे हम। इसमें हम क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है ये देखो, इसको ऐसे कैसे लिखा, 4 की पावर n माइनस, इसको है ना हम अपोन में लिख लेंगे ऐसे, 4 की पावर n -1 है तो अपोन में 4 इज इक्वल टू 48। ये हम लिख सकते हैं इसको। 4 की पावर n-1 को हमने क्या लिख लिया, 4 की पावर n अपॉन 4 की पावर ये 1 लिख लो तुम, थोड़ा सा मजा आ जाएगा फिर। अब देखो हमने क्या किया है, यहाँ से ना 4 की पावर n कॉमन ले लो, बाहर निकाल लो इसको। 4 की पावर n ब्रैकेट, यहाँ क्या बच गया 1 माइनस 1 अपॉन 4 की पावर 1 क्या होता है, 4 ही होता है, ये इज इक्वल टू 48। अब इसको करेंगे हम 4 की पावर n, और ये हो जाएगा 4 एकम 4 और -1 3/4,
सोल्व करोगे इसको तो ये आ जाएगा 3/4 और ये इक्वल टू 48। अब देखो ये इधर 3/4 है, इधर जाके 4/3 हो जाएगा। 4 की पावर 48 गुना 4/3। ये इसको काटो, 3 से 16 पे कट गया तो ये आ गया हमारा 64। सॉरी ये यहाँ से हटा दें, ये आ गया हमारा 64। 16 चौके 64। और 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3। तो 4 की पावर जो n है वो हमारा इक्वल आ गया है 4 की पावर 3 के। जब ये सिचुएशन होती है ना, अगर बेस सेम है तो इक्वल टू में अगर सिंगल सिंगल टर्म है तो पावर कंपेयर हो जाती है, और इसको कंपेयर किया तो हमारा पता लगा n इज इक्वल टू 3 है हमारा। अब इसने पूछा था n की पावर n बतानी है हमको। n की पावर n का मतलब, अब यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, n की पावर n बताना था हमको, इसका मतलब 3 की पावर 3। ये कितना हो जाएगा 27। तो अब देखो ऑप्शन में 27 ये रहा, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 27 होगा इसका। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन हमारा फिर रीजनिंग का आ गया है। इसने बोला है 6 people A B C D E and F are standing in a circle facing the center। अब देखो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, अगर ये आपसे सीधा हो पाए तो इसको कर लेना, अगर थोड़ा सा लगे कि नहीं हो पा रहा है तो इसको छोड़ सकते हो फिर तुम। अब देखते हैं, देखो सॉरी, इसने बोला कि एक ये सर्कल में खड़े हैं बंदे, सबके फेस सेंटर की तरफ हैं, ए बी सी डी ई एफ खड़े हैं। आगे बोला इसने बी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ डी एंड सी। तो बी जो है डी और सी का इमीडिएट नेबर है, मतलब जो बी है वो कहीं बीच में है, इसके एक साइड डी है एक साइड सी है। अब देखो डी इस साइड है या इस साइड है ये हम बाद में पता करेंगे। हम क्या करते हैं, पहले एक और सर्कल बना लेते हैं। एक में मान लेते हैं हम ऐसे है, एक देखो डी इस साइड था, अब डी को इस साइड ले आते हैं तो सी को इस साइड ले आते हैं। अब देखो हम दोनों को एक बार करके देखते हैं आगे, फिर हमें पता लग जाएगा कौन सा सही होगा। आगे लिखा हुआ है ए इज, ये देखो ए इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड सी। ए जो है ई और सी का इमीडिएट नेबर है। देखो अगर सी यहाँ है तो ए इस क्वेश्चन में यहाँ होना चाहिए और ई यहाँ होना चाहिए। इमीडिएट नेबर तभी तो होगा, इन दोनों के बीच में होगा। और इस क्वेश्चन के हिसाब से ए यहाँ होगा तो ई फिर यहाँ होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ हमें लाइन में एफ इज टू द राइट ऑफ डी, कि एफ जो है राइट है डी के राइट में है। अब देखो अगर एफ यहाँ पे कहाँ जगह बची है, बस यहीं कहीं बिठा सकते हैं इस पोर्शन में, तो ये डी के लेफ्ट में चला जाएगा। इसका मतलब अगर हम एफ को यहाँ कहीं बिठाते हैं तो ये हो गया डी के लेफ्ट में, लेकिन हमें क्या बोल रहा हुआ था एफ इज टू द राइट ऑफ डी। तो इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट वाला है ना ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये वाला होगा यहाँ डी के राइट में होगा। देखो एफ, इसका मतलब ये ठीक है, ये सर्कल हमारा सही बना है और इन सब का फेस है सेंटर के साइड करके बैठे हुए हैं ये। अब इसमें बोला है हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड एफ। ए और एफ का इमीडिएट नेबर कौन है, ए ये रहा और एफ ये रहा, इनका इमीडिएट नेबर कौन है ई। तो हमारा ऑप्शन डी ठीक है, ये रहा ई, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फिर सेम डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को आप खुद प्रैक्टिस करके देखना एक बार, हो जाएगा ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। अगर नहीं हो तो मैं आपको बता दूंगा इसको, आप कमेंट सेक्शन में नीचे मेरे को बता देना कि अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मैं ये भी आपको बता दूंगा। लेकिन जो सेम क्वेश्चन है हम कोशिश करेंगे कि उनको छोड़ दें आपके लिए, ताकि आप उनको कर पाओ और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी थोड़ी उसके साथ साथ। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम V ऑफ साइड x मीटर्स कोज्ड बाय, एक क्यूब है जिसकी वॉल्यूम V दे रखी है, उसकी साइड x मीटर है। अगर हम उसकी साइड को 3% इंक्रीज करते हैं तो उसकी वॉल्यूम में चेंज बताना है कितना आएगा। अब देखो एक्चुअल में हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम हो क्या जाएगी, अगर जिसकी x मीटर साइड है तो उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी क्यूब की, x क्यूब।
अब इसने बोला कि x की जगह ना हम उसको 3% से बढ़ा देते हैं। 3% से जब हमने उसको बढ़ाया, देखो अगर पहले x थी तो अब क्या हो जाएगी, x प्लस 3% ऑफ x, 3/100 ऑफ x, ये हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया x प्लस 0.03x, और इसको जब आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 1.03x। ठीक है, मतलब जो हमारी साइड पहले x थी अब वो बढ़ के हो गई है 1.03x, जब 3% बढ़ा दी हमने। ठीक, अब v इक्वल टू क्या होता है, एक्स क्यूब। यहाँ पे साइड का क्यूब, हमारी साइड थी x तो x क्यूब होगा, यहाँ पे हमारी साइड आ गई है 1.03x, तो इसका क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे हमारी नई वॉल्यूम क्या हो जाएगी, v1 से लिख देता हूँ, v1 इक्वल टू 1.03x का होल क्यूब हो जाएगी। अब देखो जब आप इसका क्यूब करोगे ना तो ये कहीं जाके 3 का मतलब 9 में आएगा। आप इसका जब क्यूब करके देखोगे तो ये 9 में आएगा हमारा। 103 का जब आप क्यूब करोगे ना, इसका क्यूब करके देखोगे तो ये कुछ हमारा 1 पॉइंट कुछ ऐसे 09 करके आएगा समथिंग, आगे एक्स क्यूब। तो ये जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी ना हमारी, इसकी हो जाएगी 0.09 एक्स क्यूब मीटर क्यूब। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को एक बार करके देखना, आपको पता लग जाएगा। इसका यही आंसर आपको मिलेगा। v1 जो हमारी नई वॉल्यूम आएगी 1.09 करके आएगी, और पहले थी सिर्फ 1x क्यूब, तो जो डिफरेंस आएगा ना 0.09 एक्स क्यूब मीटर क्यूब का आएगा। आप इस क्वेश्चन को करके देखना, सिर्फ एक क्यूब निकालना है, बाकी कुछ नहीं करना, और डिफरेंस आपको फिर पता लग जाएगा। डिफरेंस तो आप निकाल ही सकते हो, v1 में से v माइनस करके देख लेना, अगर सिंपल भी नहीं निकले तो। सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ a + 1 3a 4a + 2 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP, देन द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू बतानी है। देखो अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है ना, अगर हमको ये 3 a + 1 3a और 4a + 2 अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इनका जो डिफरेंस होता है ना वो इक्वल होता है। मतलब क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इन दोनों का डिफरेंस, ये 3a माइनस ये a + 1, इसको भी ब्रैकेट में कर लो, थोड़ा समझ ज़्यादा आएगा। ओके, ये किसके इक्वल होता है, इन दोनों के डिफरेंस के, कि इसमें से अगर ये माइनस करें ना तो ये इसके इक्वल होता है। AP में तभी होती है कोई टर्म। अब ये देखो 4a + 2, ये एक ब्रैकेट होगी हमारी, माइनस 3a, ये आ गया। अब देखो ये डिफरेंस इक्वल कर दिया हमने, यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। 3a, इस ब्रैकेट को खोलोगे, -a - 1 इक्वल टू 4a + 2 - 3a। ठीक है, अब इसको करो, 3a - a क्या हो गया, 2a - 1, ये आ गया हमारा। 4a में से 3a गया, a + 2। अब देखो a इस साइड लेके आएगा तो a, और ये 2 प्लस ये यहाँ प्लस हो जाएगा जाके, तो 2 + 1 = 3। तो a की वैल्यू आ गई 3, a की वैल्यू ही पूछी थी हमसे, ये होगा हमारा सही आंसर। तो जब कभी भी 3 टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दे रखी है ना AP में, तो उनका गैप सेम होता है। मतलब जो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ऐसे होता है हमेशा। तो आप ये याद रखना, AP के लिए ये हमारा फॉर्मूला होता है, तो आप इससे निकाल सकते हैं, हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 7 people A B C D E F and G are standing in a single line facing phone booth। देखो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। अगर आपको लगे कि आप इसको आराम से कर पा रहे हैं तो इसको स्टार्टिंग में करना, अगर नहीं लगे ना थोड़ा बहुत कि नहीं यार इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसको लास्ट में करना। अभी मैं वैसे करा देता हूँ आपको। देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें हमको बोला है कि एक फ़ोन बूथ को, मान लो ये एक फ़ोन बूथ है,
और ये सारे ना लाइन में खड़े हैं, ए बी सी डी ई एफ। अब देखो इस क्वेश्चन में पहले एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। ई इज समवेयर अहेड ऑफ एफ, के ई जो है एफ से कहीं आगे है। देयर इज एग्जैक्टली वन पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन सी एंड जी, सी और जी के बीच में बस एक ही पर्सन खड़ा है। डी इज इमीडिएटली बिहाइंड ए, डी जो है ए के जस्ट उसके बाद है। एफ इज बिहाइंड बोथ बी एंड डी, एफ जो है बी और डी दोनों के ही पीछे है। इफ डी एंड सी आर फोर्थ एंड फिफ्थ इन द लाइन रिस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो बताना है इनमें से कौन सा ट्रू होगा। अब देखो यहाँ पे क्या दे दिया, डी और सी है ना वो फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे खड़े हैं, टोटल थे 7। अब देखो यहाँ पे 7 बना लो एक बार, एक यहाँ पे लिखते चलो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बंदे खड़े हैं मान लो लाइन में। अब इसमें देखो फोर्थ और फिफ्थ का सबसे पहले दे दिया हमको क्लियर कि डी और सी हैं फोर्थ फिफ्थ पे, डी और सी कहाँ खड़े हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ प्लेस पे। तो ये सबसे पहले लिख दो फोर्थ और फिफ्थ के सामने, यहाँ फोर्थ आ गया, यहाँ फिफ्थ आ गया, डी और सी। ठीक है, अब देखो अब थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं इसको। ई समवेयर अहेड ऑफ एफ, इसने बोला ई एफ से कहीं पहले है, अब हमको पता नहीं लग पा रहा इससे कहाँ है वो। अब अगली लाइन बोली है देयर इज एग्जैक्टली वन पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन सी एंड जी, इसने बोला सी और जी के बीच में सिर्फ एक ही आदमी है कोई। अब आगे बोला है एफ इज बिहाइंड बोथ बी एंड डी, आगे बोला है कि एफ बी और डी दोनों से पीछे है। अब एक चीज देखो, आप इस क्वेश्चन में हमको बोल दिया ई जो है एफ से कहीं आगे है। अब एफ को आप कहीं भी रख लो, हम मान लेते हैं पहले हमने एफ यहाँ रख लिया और ई यहाँ रख लिया। अब ये देखते हैं क्या ये हो सकता है ऐसा, एक बार ट्राई करके देखते हैं ऐसा हो सकता है यानी। तो अब ये देखो देयर इज एग्जैक्टली वन पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन सी एंड जी, सी और जी के बीच में बस एक ही पर्सन है। अगर जी यहाँ आ जाता है हमारा तो सी और जी के बीच में एक पर्सन आ गया हमारा डी, ये कंडीशन ठीक होगी। अब आगे आ गए एफ इज बिहाइंड बोथ बी एंड डी, इसने बोला है एफ जो है ना बी और डी के बाद है। अब देखो एफ यहाँ पे नहीं आ सकता तो कहाँ आ सकता है एफ, एफ यहाँ तो होगा नहीं क्योंकि ये किसके बाद है, एफ इज बिहाइंड बी एंड डी, तो मतलब डी के भी बाद है, डी के भी बाद है तो एफ तो यहाँ हो नहीं सकता। ठीक है, अगर एफ यहाँ नहीं हो सकता तो कहीं यहाँ हम इसको लेके आते हैं, यहाँ ले आए इसको, एफ यहाँ बिठा दिया हमने, एफ पीछे आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से सही हो गया हमारा, एफ दोनों से पीछे हो गया। इफ डी एंड सी आर फोर्थ एंड फिफ्थ हो गया तो दोनों, अब देखो एक बार ये देखना कि हमको क्या ये सारी चीज ट्रू हो गई है, अब मतलब ये हमारी जो सारी कंडीशन है फुलफिल हुई। ई इज समवेयर अहेड ऑफ एफ, ई कहीं एफ से आगे है, हाँ है। अब नेक्स्ट आ गया देयर इज एग्जैक्टली वन पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन सी एंड जी, सी और जी के बीच में क्या एक ही पर्सन है, हाँ डी है, बस एक ही पर्सन है। डी इज इमीडिएटली बिहाइंड ए, अब देखो इसने एक और चीज बोल दी कि जो डी है वो इमीडिएटली बिहाइंड है ए के, तो इसका मतलब यहाँ तो जी की जगह ए आएगा, यहाँ तो आ गया ए हमारा, तो इसका मतलब अब जी कहाँ जाएगा, अब जी आना कहाँ चाहिए था। देखो इससे पहली लाइन देखो, देयर इज एग्जैक्टली वन पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन सी एंड जी, सी और जी के बीच में बस एक ही पर्सन है। अब ये सी है तो सी जी ऊपर आ नहीं सकता, तो इसका मतलब इनके बीच में एफ आ गया और जी इसका मतलब यहाँ हो गया हमारा कि जी यहाँ आ गया। ठीक है, जी आ गया हमारा यहाँ, बीच में एक पर्सन हो गया एफ, तो ये वाली लाइन होगी अब सही। अब देखो बस हमारे यहाँ सारे अरेंज हो गए हैं, यहाँ बस बी बचा है। अगर हम यहाँ बी को लिख दें तो क्या हमारे सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। अब देखो डी इज इमीडिएटली बिहाइंड ए, डी बी के पीछे आ गया जस्ट, ई एफ से आगे ही है अब बी। दूसरी लाइन है एग्जैक्टली वन पर्सन है सी एंड जी के बीच में, हाँ एफ ही है बस इनके बीच में। एफ इज बिहाइंड बोथ बी एंड डी, क्या एफ बी और डी दोनों से पीछे है, यहाँ पे बी है डी है,
एफ इन दोनों से पीछे है, हाँ। अब इफ डी और सी दे रखे हैं फोर्थ और फिफ्थ प्लेस पे, हाँ ये भी ठीक है। अब सारी कंडीशन फुलफिल होगी। अब देखो हमें बताना है इनमें से कौन सी क्या ठीक है हमारा। इसने बोला कि ए फर्स्ट पे है, क्या ए फर्स्ट पे है? नहीं, ए तो फर्स्ट पे नहीं है हमारा। तो इसने बोला कि बी फर्स्ट पे है, नहीं बी भी फर्स्ट पे नहीं है। एफ फर्स्ट पे है, एफ, इसने बोला कि एफ सिक्स्थ पे है, देखो एफ सिक्स्थ पे तो आ रहा है हमारा, इसका मतलब ये हमारा सही है। इसने ये पूछा था कि हमारा कौन सा ठीक है, तो एफ सिक्स पे है, ये हमारा ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन ठीक हो गया हमारा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं, अगर आपके पास टाइम बचे इन क्वेश्चन को तब आप छेड़ना। ऐसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में आप स्किप करना फर्स्ट गो में, इनको सेकंड गो में या थर्ड गो में करना ऐसे क्वेश्चंस को। ये मैंने आपको समझाने के लिए बस बता दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको ये पूछ रहा है द मैक्सिमम एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई है हमको और इसमें पूछा है कि मैक्सिमम एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल जो इसमें इंस्क्राइब कर सकते हैं। मतलब देखो ऐसे कि एक सर्कल है, इसके अंदर एक रेक्टेंगल जिसका एरिया क्या होना चाहिए, मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल जो है वो आ सकता है, उसका एरिया कितना होगा, इस सर्कल की हमको इक्वेशन दी हुई है। अब देखो सबसे पहले तो क्या चीज है ना, जो रेक्टेंगल होता है जिसका एरिया मैक्सिमम होगा किसी भी सर्कल में जो इंस्क्राइब कर सकते हैं हम, वो एक्चुअली एक स्क्वायर होता है। एक स्क्वायर ही होता है, वो स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है ना, तो एक स्क्वायर ही ऐसा होता है जिसका एरिया मैक्सिमम होता है। स्क्वायर एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसका एरिया मैक्सिमम होता है किसी भी सर्कल में जो इंस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये एक स्क्वायर होगा। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन। सर्कल की इक्वेशन क्या दी हुई है, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब देखो एक्चुअल में जो सर्कल की इक्वेशन होती है ना, वो होती है हमारी x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर होती है रेडियस, यहाँ पे एच और के हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अभी देखो हमें ना यहाँ पे अगर कंपेयर करें इनको, तो आर स्क्वायर की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है, 64। आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू 64 दिया हुआ है हमको। अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो आर स्क्वायर अगर हमारा 64 है इज इक्वल टू मतलब 8 का स्क्वायर, तो आर की वैल्यू आ गई हमारी 8। तो अगर हमारी रेडियस यहाँ 8 आ गई है, ये मान लो सेंटर है, इसकी रेडियस है 8, तो इसकी जो डायमीटर होगी वो कितनी हो जाएगी, 16। ये हो जाएगी 16। अगर ये 16 दी हुई है तो देखो अब हमारा क्या होता है, जो अगर हमें डायमीटर 16 दे दी है ना, तो जो साइड होती है, देखो अगर सिंपल एक स्क्वायर में क्या होता है, अगर एक स्क्वायर है ना और उसकी डायगोनल हमारी अगर कुछ भी दी हुई है, मतलब अगर एक हमको दे दिया है यहाँ पे, अगर इसकी साइड ए है ना, तो हमको इसकी डायगोनल का फॉर्मूला पता होता है। इसकी डायगोनल होती है √2a। स्क्वायर की डायगोनल अगर साइड ए है तो उसकी डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो होता हमारा √2a। तो इसका मतलब अगर इसकी स्क्वायर है, ये जो इसकी साइड अगर a है तो ये √2a होना चाहिए। इसका मतलब हमें √2a की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 16। तो यहाँ से हम a की वैल्यू अगर निकाल लें तो ये आ जाएगा 16 बटे √2। अब नीचे √2 आ गया तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा हमारा नीचे √2 हो जाएगा 2, तो 16 बटे 2 √2, ये 2 से 8 पे कट जाएगा। इसका मतलब हमारा a आ गया 8 √2। अब हमने स्क्वायर की साइड निकाल ली है। अब हमसे बस ये पूछा था कि उसका एरिया कितना होगा, एरिया सीधा इसका स्क्वायर हो जाएगा। साइड की अगर वैल्यू आ गई तो इसका स्क्वायर कर दो, एरिया हो जाएगा हमारा, एरिया क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर 8 √2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 8 64
गुना 2 इज इक्वल टू 128। तो हमारा 128 डी हमारा सही आंसर है। अब ये थोड़ा सा आपको लंबा क्वेश्चन लगा होगा, एक्चुअली इसमें ना सर्कल का भी कंसेप्ट यूज हो रहा है और स्क्वायर का भी। अब इसमें क्या था, सबसे पहले तो इक्वेशन दी हुई है, तो इक्वेशन से हमने कंपेयर किया, यहाँ से आर की वैल्यू निकाल ली, आर की वैल्यू 8 आ गई, आर की वैल्यू आ गई तो हमने निकाल ली इसकी डायमीटर, डायमीटर 16 होगी। अब जो सर्कल की डायमीटर है ना वो हमारे स्क्वायर की डायगोनल है। अब स्क्वायर की डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर स्क्वायर की साइड ए है तो डायगोनल होती है √2a। अब हमें √2a की वैल्यू दी हुई है 16, तो हमने a की वैल्यू निकाल ली, मतलब साइड की वैल्यू निकाल ली। a की वैल्यू आ गई हमारे पास 8√2। जब a की वैल्यू आ गई 8√2 हमारे पास साइड की, तो हमने एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर। अब साइड का स्क्वायर करेंगे तो 8√2 का स्क्वायर किया तो ये आ गया हमारे पास 128। ये क्वेश्चन थोड़े आपको, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, आप पहली बार देख रहे हैं तो थोड़े अलग लगेंगे। वैसे ये सभी क्वेश्चंस आपने मोस्ट प्रोबेबली पढ़े होंगे अपनी क्लासेस में, तो अभी के लिए आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस का तरीका याद रख लें। अगर बाय चांस ये सेम क्वेश्चन इसी तरीके का, इसी पैटर्न का मिलता है तो आप सोल्व कर पाएंगे वहाँ पे। इस क्वेश्चन को सोल्व करके देख लें एक बार, जहाँ से समझना है वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा देखें, मैंने 2 बार आपको समझा दिया है, मोस्ट प्रोबेबली आपको ये समझ आ जाएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, और ये हमारा इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है। ये बोला है सम स्टूडेंट्स लाइन अप इन ए क्यू के, मतलब देखो एक लाइन है उसमें सब लाइन लगाई हुई है, इन विच आशीष स्टैंड्स 15th फ्रॉम लेफ्ट एंड सचिन इज 17th फ्रॉम द राइट। देखो एक क्या है, यहाँ थोड़ा नीचे बताता हूँ, ये एक लाइन है, इसमें क्या बोला कि जो आशीष है, आशीष ये है 15वें नंबर पे इधर से, ठीक है, और सचिन है राइट से 17वें नंबर पे, राइट से 17th नंबर पे। अब बोला इफ दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस, कि अगर वो अपने प्लेस चेंज कर ले तो सचिन जो है, देखो यहाँ पहले लिख देता हूँ, ये है आशीष, ये है सचिन, अगर ये अपने प्लेस इंटरचेंज कर ले, कि मतलब सचिन आशीष की जगह आ जाए, तो सचिन वुड बी 15th फ्रॉम द राइट। इसने बोला है कि सचिन जो है ना 15वें नंबर पे आ जाएगा राइट से, अगर ये अपने प्लेस को चेंज कर ले, मतलब सचिन अगर यहाँ आ जाए, अगर सचिन यहाँ आ गया, देखो अगर वो इसकी जगह आ गया, आशीष की जगह, आशीष यहाँ से उठ के चला गया, सचिन इसकी जगह आ गया, सचिन आ गया यहाँ, तो इसने बोला कि ये राइट से कौन से नंबर पे आ गया 15वें, और अगर यहाँ आशीष था तो वो इधर से भी कौन से नंबर पे था 15वें पे। इसका मतलब इधर उससे है ना 14 बच्चे बैठे हैं, पहले आशीष से इधर 14 बच्चे बैठे थे। अब सचिन आके आशीष की जगह पे बैठ गया, सचिन यहाँ से कहीं चला गया, सचिन आशीष की जगह चल, आशीष और सचिन ने जगह इंटरचेंज कर ली, ठीक है। अब वो राइट से 15वें नंबर पे आ गया है हमारा जो सचिन है, तो इसका मतलब इससे इस साइड भी 14 ही बच्चे हैं, सचिन से इस साइड भी 14 बच्चे हैं, उस साइड भी 14 बच्चे हैं, एक सचिन खुद है, तो टोटल बच्चे कितने हैं हमारे, टोटल बच्चे हमारे हो जाएंगे 14 और 14 और 1 28 और 1 सचिन खुद 29 बच्चे हमारे टोटल हो जाएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 29। मैं होप करता हूँ कि मतलब आपको समझ आ गया होगा। ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में है ना बार बार देखने को मिलेंगे, सेम क्वेश्चन। ये चाहे आप टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन कराया है, ये लास्ट में जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया है रीजनिंग का, रीजनिंग के सीरीज के क्वेश्चन जो कराए हैं, या इससे पहले मैंने कुछ एक जो क्वेश्चन है मैंने CI का कराया था आपको, जो डबल हो रही थी अमाउंट, तो उसमें CI या SI में से कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ऐसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ना फिक्स हैं, ये हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, किसी ना किसी शिफ्ट में पक्का ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बाय लक अगर आपका भगवान ने साथ दिया तो ये क्वेश्चन आपके पक्का एग्जाम में पूछे जाएंगे, सेम पैटर्न पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे और ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, और जो मतलब एटलीस्ट इतना जरूर करके जाएं कि अगर सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है ना, सिर्फ नंबर चेंज हो रहे हैं, तो वो आपको क्वेश्चन ठीक होना चाहिए वहाँ पे।
आपको ये बहुत हेल्प करेगी ये सीरीज, क्योंकि मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और प्रैक्टिस करते रहना और लगे रहो तैयारी में सीईटी की। पक्का क्लियर करना है, ये फोड़ना है एग्ज़ाम। ठीक है। ओके। थैंक यू। बाय बाय।